मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना की अराज़ियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश, एमएलसी के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा इल्जाम। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की बाजार से मुंतकिली को आसान बनाने और ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एमआईएम की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। मसाइल के हल के लिए अवाम की प्रजवानी में गौहार, मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर को पेश की नुमाइंदगी। मसाइल की फौरी यकसुई के जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकाम। अब खबरें तफसील से। प्रजवानी प्रोग्राम में 121 शिकायत मौसूल। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान को पेश की दरख्वास्तें। मसाइल को फौरी हल करने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत का फौरी अजाला करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर को मुनक्किदा अवामी समाअत के प्रोग्राम में 121 शिकायत मौसूल। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार, जेपी सीईओ सायागौड़, डीपीओ श्रीनिवास, निजामाबाद इंचार्ज आरडीओ श्रवंती और निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी को अपनी शिकायत पेश की। दरियासना कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फौक्तन दरख्वास्तों का जायजा ले और मसाइल को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने शिरकत की। रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे टी राजशेखर को कौमी सतह का अवार्ड जिला कलेक्टर के हाथों दिया गया। इस मौके पर टी राजशेखर की शालपोशी करते हुए जिला कलेक्टर ने दी मुबारकबाद। रेड क्रॉस की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे टी राजशेखर को कौमी सतह का रेड क्रॉस अवार्ड जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने रेड क्रॉस की जिले शाख की जानिब से की जा रही सरगर्मियों की तारीफ की। कौमी सतह पर अवार्ड हासिल करने वाले टी राजशेखर को खुसूसी तौर पर शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के तसलसल को सराहा और कलेक्टर ने अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए रेड क्रॉस की जा रही कोशिशों को सराहा। हंगामी हालात में अवाम को खून के अतिये की खिदमत फराहम करने पर खुसूसी तौर पर तारीफ की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, इंचार्ज आरडीओ श्रवंती, टीएनजीएस एसोसिएशन के सदर सुमन, सेक्रेटरी शेखर दीगर भी मौजूद थे। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की बाजार से मुंतकिली व ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गौरक्षा के नाम पर इंतशार फैलाने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने आज पुलिस कमिश्नर मिस्टर साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मुलाकात के जरिए मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा बकरीद के मौके पर मुख्तलिफ हफ्तेवारी बाजारों से ताजरीन व मुस्लिम तबका जानवर खरीद कर लाते। साटापुर बाजार, बोधन रोड, इंदलबेग बाजार, बिचपली रोड, आदिलाबाद, इचोड़ा बाजार, आरमूर रोड, बांसवाड़ा, पिटलम बाजार, वर्नी रोड पर पुलिस की जानिब से स्पेशल पैकेट्स तैनात किया जाए। गांव रक्षक शरपसंदों की जानिब से जानवरों के ट्रैक और गाड़ियों को रोककर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मज़मूम कोशिश की जाती। गांव रक्षकों के कहने पर पुलिस बाजारों से आने वाले जानवरों को तय बाजार
और खरीदारी रसीद रहने के बावजूद भी नाम निहाद गौ रक्षकों की ईमा और झूठी शिकायत पर पुलिस की जानिब से जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया जाता है। इस तरह की शरपसंदी करने वाले गौ रक्षकों पर कड़ी नजर रखते हुए जो बड़े जानवरों के ताजरीन को हिरासा और जानवरों की गाड़ियों को रोककर बाजार और खरीदारी की रसीद होने के बावजूद उन्हें अपनी शरपसंदी का शिकार बनाते हैं। ऐसे नामनिहाद गौ रक्षकों और शरपसंद अनासिर से बड़े जानवर की खरीदारी करके जानवर मुंतकिल करने वाले ताजरीन व मुस्लिम तबके को सहूलत देते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथ ही साथ शहर के एक शरपसंद तेलुगु सहाफ़ी बालू गौड़ सिग्नेचर स्टूडियो चैनल एंकर ने चंद दिनों से सोशल मीडिया के जरिए अपने इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल्स पर बाजारों से जानवरों की खरीदारी करके निकलने वाले गाड़ियों का ताक़ुब करके उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए गौ रक्षकों और बजरंग दल के ग्रुप में शेयर करते हुए मुनाफरत फैलाने की कोशिश के बाद गौ रक्षक और बजरंग दल कारकुनों की जानिब से इस तरह की वीडियो को ढाल बनाकर बाजारों से बड़े जानवर की खरीदारी करके वापस होने वाली गाड़ियों को रास्तों में रोककर ताजरीन और ड्राइवरों को हमले का निशाना बनाया जा रहा है। बादशाह गाड़ियों और जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया जाए। पुलिस कमिश्नर को मजलिस कायदीन ने ये भी बताया कि शरपसंद तेलुगु सहाफ़ी बालू बालाजी गौड़ और गौ रक्षक के जिम्मेदारों को पुलिस की जानिब से उनकी शरपसंदाना हरकतों पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और निजामाबाद शहर के पुरअमन माहौल की बरकरारी के ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। निजामाबाद मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर पुलिस कमिश्नर ने ईद उल अजहा के लिए जो जानवर बाजारों से खरीद कर लाया जा रहा है वो लोग या ताजरीन गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना लेकर आए और बाजार में जानवर खरीदी रसीद अपने और गाड़ी के साथ रखी। अलाहाबादी महकमा पुलिस की जानिब से शरपसंद अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जाए। अलाहाबादी महकमा पुलिस की जानिब से शरपसंद अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जाए। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते पाया जाता है तो पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई करने का निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर साई चैतन्या ने मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन ने निजामाबाद की आवाम से कहा कि जो भी अफराद बाजारों से जानवरों की खरीदारी करके ला रहे मुतल्लिका गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना करें और खास तौर पर मुख्तलिफ बाजारों से जानवर की खरीदी रसीद अपने या गाड़ी के साथ जरूर रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी फर्द को ईद उल अजहा के मौके पर बाजारों से अपने जानवरों की खरीदारी व आमदोरफ्त के दौरान कोई दुश्वारी व मुश्किलात का सामना हो इस बात की इत्तला निजामाबाद मजलिस को दी। निजामाबाद मजलिस हमेशा अवाम के हर मसाइल की एकसुई के लिए दरकार रहेगी। इस मौके पर मोतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन और अरशद पाशा, खलील अहमद, अमर फारूक मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर हम निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट सीपी साहब से मुलाकात किए। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करने की वजह यह कि आने वाले ईद उल अज़हा में जो लोग जानवर बाज़ारों से ख़रीद के लिए आते हैं उनकी सहूलत के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता में देखने में आया कि गौ रक्षक हमारे अपने गाड़ियों को रोक के पुलिस में कंप्लेंट करते, पुलिस वाले सीधा उनको गौशाला लेके जाते लोग। हालांकि उसमें कोई ऐसा इलीगल कोई काम नहीं रहता, वो लोग चिट्ठी जो बाजार से चिट्ठी देते हैं चिट्ठी भी लेके आते, लेकिन ओवरलोड की वजह से पुलिस को ये मौका मिल जाता कि वो गाड़ी को केस बुक करे। हमारी अपील है कि वो ओवरलोड ना लेके आए ताकि हमको अपने जानवरों को पास करने में आसानी हो सके। और हुसन कमिश्नर साहब को हमने बताया कि यहाँ के जो रूट्स हैं निज़ामाबाद में जानवर आते हैं, ये साटापुर रूट से इधर आते हैं और आदिलाबाद से आरमूर होते हुए जानवर आते हैं, इंदलवई से होते हुए आते हैं, वो बांसवाड़ा वर्नी से होते हुए आते हैं। तो यहाँ पर भी, और ये जो बाजार लगता है वहाँ पर हुसन जो चिट्ठी लिखने वाले होते हैं वो आदमियों की मकदार को बढ़ाएं, क्योंकि एक दो आदमी चिट्ठी लिखने से जानवर की ज़्यादा खरीदी होती है, काफ़ी तकलीफ होती है। हुसन ये जो सोशल मीडिया में गौ रक्षक बोल के जो चला रहे, ये हुसन ये बल्लू बालाजी गौड़ बोल के ये सबसे बड़ा शहर है, सिग्नेचर स्टूडियो वाला है इसमें, और दूसरे बहुत सारे ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है, ये तमाम को मुतारिक करता है। हालांकि इसमें एक बात की सदाकत नहीं है कि कोई जानवर जो कुर्बानी का लाता है उसमें गाय आती, कतई गाय हम लोग नहीं काटते। हम ये कानून के दायरे में रहते हुए बड़े पाड़े बैल वगैरह लेके आते हैं, इनको मौका मिलता है
तो बहरहाल ये जो जर्नलिस्ट है जो भल्लू बालाजी, इसके ताल्लुक से हम पूरा क्लियर बोले साहब, ये सीपी साहब को ये गैर जरूरी लोगों को वरगलाते हुए पेश में लाते हुए ये ग्रुप बंदी करते हुए ये गाड़ियों को रोक रहा है। बहरहाल कमिश्नर साहब ने हम भरपूर तयखुन दिया। ये जो बकरीद है, बकरीद में एक कलेक्टर साहब के साथ एक तमामी लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ली जाएंगी, जिसमें हर एरिया के ऑफिसर्स को भी बुला के ये कि हमको आगे किस तरीके से काम करना है और क्या चीज़ की तकलीफ होती है और क्या चीज़ हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जब मीटिंग लिए तो होता, तो एक मीटिंग लगाने वाले। तेलंगाना की अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश। TGIIC की 1.75 लाख एकड़ जमीन को रहन रखने खुफिया जियो के जरिए कंपनी के मौक़िफ़ में तब्दीली। हुकूमत फिलफोर वाइट पेपर जारी करे। चीफ मिनिस्टर को के कविता का खुला चैलेंज। तेलंगाना भवन में पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से के कविता ने किया खिताब। रुकने खानसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन और सनसनीखेज इल्जामात आयद किए और कहा कि रियासती हुकूमत एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक साजिश के तहत तेलंगाना की कीमती अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया की तरफ ले जा रही। वो तेलंगाना भवन में पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे के कविता ने दावा किया कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC के तहत 1.75 लाख एकड़ अराजी को रहन रखने की साजिश की जाए ताकि हजारों करोड़ के कर्जे लिए जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके पास इस बात के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। कविता ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर एक जियो सरकारी अहकाम जारी किया, जिसके तहत TGIIC को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कंपनी को शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज पे ले जाकर मजीद कर्जे हासिल किए जा सके। कविता ने सवाल किया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान हुआ तो तेलंगाना की कीमती जमीनों का क्या होगा। BRS लीडर ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने इस इंतहाई अहम फैसले को अवाम से खुफिया और पोशीदा रखा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को ना तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल और ना ही रियासत की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है। నా దగ్గర నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆధారాలు లేకపోతే నేను మాట్లాడను। ఇవాళ నా చేతిలో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జీవో నంబర్ 12 ఉన్నది। జీవో నంబర్ 12 ఈ జీవో ఏప్రిల్ 11వ తారీఖున ఇచ్చిరు ఈ సంవత్సరంలో। కానీ ఇది మీకు ఎక్కడ ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో కనబడదు, ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ వెబ్సైట్లో కనబడదు, ఎక్కడ కూడా కనబడదు। ఎందుకు ఇంత రహస్యం? ఎందుకోసం దాచిపెట్టినరు? ఏమున్నది ఈ జీవోలా? ఇది చెప్పడానికే నేను ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు రావడం జరిగింది। ఈ జీవోలో ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఉన్నది। ఇప్పుడు దాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కింద మార్చడం జరిగింది। మరి ఏం మార్పు వస్తుంది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చేస్తే అంటే ఇంకా వేల కోట్లు ఎక్కువ రుణాలు తీసుకొచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 1,75,000 ఇండస్ట్రియల్ ఐడెంటిఫైడ్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కుదవబెట్టేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది। అందుకోసమే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉన్నటువంటి TSIICని ఇలా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా రేవంత్ రెడ్డి గారు మార్చడం జరిగింది। మార్చడంతోనే దీంట్లో ఏమొచ్చింది, ఇదే జీవోలో చెప్తారు, మార్చుతూ వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమొచ్చిందంటే ద కంపెనీ గాట్ లిస్టెడ్ ఆన్ 11/12/2024 ఎట్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ and the company status got changed to high value debt listed entity. అంటే హై వాల్యూలో డెట్ తీసుకోవడానికి, అప్పులు తీసుకోవడానికి, వేల కోట్ల అప్పులు తీసుకోవడానికి ద్వారాలు తెరిచినటువంటి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, తెరిచినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు। ఇవాళ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఒకవేళ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చేస్తే పబ్లిక్ దగ్గర ఈ విషయం ఎందుకు దాచిపెట్టినరు? నెల రోజులైతే ఈ విషయాన్ని, ఈ జీవోను ఎందుకు మీరు వెబ్సైట్లో పెడతలేరు? ఎందుకు మీరు ఎక్కడ సమావేశాల్లో చెప్తలేరు? ఒకవేళ ఈ మార్పు చేయడానికి, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ టు పబ్లిక్ లిమిటెడ్ చేయడానికి మీరేమైనా నిపుణుల కమిటీ వేసిండ్రా? ఎందుకోసం తెలంగాణ భూములన్నీ తీసుకుపోయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కుదవబెడుతున్నారు? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మన చేతిలో ఉంటుందా? దానిలో ఒకసారి లాభాలు రావచ్చు, ఒకసారి నష్టాలు రావచ్చు। ఒకవేళ నష్టం వస్తే తెలంగాణలో మనం జమ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి 1,75,000 ఎకరాలు వాటి భవితవ్యం ఏంటిది? మన పిల్లల భవిష్యత్ ఎట్లా? రేపు ఎవరైనా కొత్తగా పెట్టుబడులు పెడదామని వస్తే
వాళ్ళకి ఏం భూములు ఇస్తాం, మనము ఎట్లా ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాము అంటే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మీద ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ చేసి దీన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ చేయడం అన్నది చాలా దారుణం. ఈ విషయాన్ని ప్రజలకు చెప్పకపోవడం అన్నది మరింత దారుణం. నేను ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను, మీరు ఎందుకు ఈ మార్పు చేసిండ్రు? మార్పు చేసినట్టయితే ప్రజలకు ఎందుకు చెప్తలేరు? ఇంత రహస్యం ఏమున్నది ఈ జీవోలో అన్నది నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిరు కేసీఆర్ గారని. నిన్నగాక మొన్న सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधिंचिनటువంటి వ్యక్తులే చెప్పిండ్రు. इस माह की 20 तारीख को मजदूरों के मसाइल के हल के लिए हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। हुकूमत मजदूरों के मसाइल हल करे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। सीपीएम व सीआईटीयू कायदीन का बयान। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू और सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने इस माह की 20 तारीख को भीमगढ़ म्यूनिसिपल वर्कर्स की जनरल बॉडी मीटिंग में मुल्क भर में मजदूरों के मसाइल के हल के लिए मरकजी मजदूर यूनियनों की जानिब से दी गई कॉल के हिस्से के तौर पर हड़ताल की जीत का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत से अपने हुकूक के हुसूल के लिए मुल्क भर की तमाम मजदूर यूनियन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी है। उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत हमारे मसाइल हल करे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बादशाह हड़ताल का नोटिस भीमगढ़ म्यूनिसिपल कमिश्नर गंगाधर को सौंपा गया। निज़ामाबाद शहर में तश्कील दी गई जेएसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद अरशद मदनी ग्रुप ने जेएसी से ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया और कहा कि वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जमीयत के बैनर तले एहतजाज व प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे, लेकिन ज़िले सतह पर तश्कील दी गई जेएसी से ला ताल्लुक़ी का इज़हार। जमीयतुल उलमा ज़िला सदर मुफ्ती इब्राहिम खान व जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल का बयान। इस वक्त मैं बहैसियत जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी शहरियान निज़ामाबाद बल्कि ज़िला निज़ामाबाद के अवाम उन्नास की खिदमत में एक गुजारिश कर रहा हूँ। वो गुजारिश ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से औकाफ़ी जायदादों के सिलसिले में जो वक्फ एक्ट लाया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत जो हिंदुस्तान भर के अंदर एहतजाज करने के सिलसिले में जो लाहे अमल बनाए जा रहे थे, उसी के ज़िमन में हर ज़िले के अंदर, तेलंगाना के हर ज़िले के अंदर ज़िला कन्वीनर तय किए जा रहे थे। उस सिलसिले में रियासती कन्वीनर की हैसियत से हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी साहब दामत बरकातुम तशरीफ लाए थे और बाज़ाब्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और जिम्मेदारों की तरफ से जिला निज़ामाबाद की कन्वीनर के लिए हाफिज लई खान साहब का नाम बाज़ाब्ता पेश किया गया और तय किया गया था, लेकिन शहर निज़ामाबाद के कुछ लोगों ने मुखालिफत की और पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले को, किसी का तन्हा फैसला नहीं था, बोर्ड का फैसला था, दबाव बनाकर और मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हाफिज लई खान साहब को कन्वीनर का ओहदा कबूल करने से जो है वो मुखालिफत की है उसकी सख्त शदीद। मगर उसके बावजूद दूसरी मरतबा भी फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही तरफ से चंद दिनों के बाद दोबारा कन्वीनर का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, मगर उसके बावजूद शहर निज़ामाबाद के कुछ लोग पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुंचकर, उनके जिम्मेदारों तक पहुंचकर कुछ बातें पेश की, जिसके बाद आकर उन्होंने ये अखबार में ऐलान किया कि हम जिला निज़ामाबाद के अंदर जो है जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने जा रहे हैं। बना ले, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, बस हम इतना अर्ज करना चाहते हैं कि हमारी जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत रहकर ही तमाम काम अंजाम देगी, लेकिन जिली सतह पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।
हम इजहार ला ताल्लुकी करते हैं। यहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ किसी भी काम में शरीक होने से हम दूर रहेंगे और अपने आप को जमीयत के तमाम अरकान को भी हम हिदायत देते हैं कि इससे दूर रहें और अपने आप को उससे दूर। मीर इलियास अली को बोधन टाउन सदर मुकर्रर किए जाने के बाद से अवामी हलकों में जोश व मसरत, सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने मीर इलियास अली को पेश की ज़बरदस्त तहनीत और दी मुबारकबाद। बोधन के उलमाए कराम और इमाम सदर ज़िला करीम नगर ने भी पेश की तहनीत, दी मुबारकबाद। बोधन शहर की मारूफ शख्सियत मीर इलियास अली को इमाम टाउन बॉडी बोधन का सदर मुकर्रर किया गया और जदीद टाउन बॉडी की तश्कील अमल में लाएगी और अहकामात भी जारी किए गए। मीर इलियास अली को सदर मुकर्रर किए जाने के साथ ही बोधन की अवाम बिलखुसूस नौजवानों में मसरत व जोश देखा गया और टाउन सदर का ओहदा मिलने के बाद से अवामी गोशों से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। आज बोधन के उलमा हुफ़ाज़ के वफद ने मीर इलियास अली से मुलाकात करते हुए उन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इसी तरह इमाम जिला सदर करीम नगर ने भी बोधन पहुंचकर मीर इलियास अली से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए उसे पूरा कर रही। हुकूमत किसानों की हर दाने को खरीद रही। प्रशांत रेड्डी को कांग्रेस पर इल्जामात लगाने का कोई हक नहीं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में कई बदउनवानियां की गई। मीटिंग से बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने किया खिताब। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने पब्लिक हाउस में मुनक़िदा मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल के दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर थी। उन्होंने प्रशांत रेड्डी पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात फरोख्त करने की तारीफ बीआरएस पार्टी लीडरों की। उन्होंने कहा कि हर स्कीम में कमीशन नाकाम है और आखिर में सीएमआरएफ और कल्याण लक्ष्मी से फायदा उठाने वालों को भी बीआरएस लीडरों ने नहीं बख्शा। इंद्रमा कमेटी के ओहदेदारों और अरकान ने अवाम के साथ बातचीत की और इन अवाम के लिए जो इनकी मंजूरी से मकान बनाना चाहते थे असल मुस्तहिक़ीन को मकानात फराहम की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कीमों में मुस्तहिक़ीन का इंतखाब शिफाफ तरीके से किया जाएगा। अगर प्रशांत रेड्डी में हिम्मत है तो उन्होंने कांग्रेस कायदीन पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अनाज का एक एक दाना खरीद रही और इस बार पैदावार बहुत ज्यादा है और यहाँ के एहलकार भी सुस्ती नहीं दिखा रहे और किसान से जल्द अज जल्द अनाज खरीद रहे। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीदारी के 1 हफ्ते के अंदर किसानों के खातों में रकम जमा की जाए और बोनस भी 5 दिनों के अंदर उनके खातों में जमा कर दिया जाए। बीआरएस हुकूमत ने कर्ता के नाम पर किसानों का इस्तेहसाल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। అన్ని సొసైటీలో నిర్వీర్యం చెందినాయి, అక్కడ అవినీతి జరిగింది, అదంతా కూడా నీ కార్యకర్తలు చేసిండ్రు. మా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పార్టీకి సొసైటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను కట్టడి చేస్తూ వాళ్ళ అవినీతికి తావు లేకుండా రైతుల ధాన్యాన్ని సేకరిస్తున్నాం. గతంలో ధాన్యాన్ని సేకరించే క్రమంలో మీ యొక్క సొసైటీ చైర్మన్లు ఆ రోజు ఒక్కొక్క 40 కిలోల బస్తాకు 4 కిలోలు 5 కిలోలు కడత తీసేవారు. కానీ ఈ రోజు దానికి అవకాశం లేదు. నిక్కచ్చిగా రైతులకు ఏదైతే తూకం వస్తుందో తూకం ప్రకారమే వారికి బిల్లు డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. గతంలో మొత్తం సొసైటీ చైర్మన్లకు అధికారం అప్పగించి వాళ్ళతోనే ధాన్యాన్ని సేకరించే విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించి వ్యవహారాలను చేసి రైతులకు దోపిడీ చేస్తే ఆ దోపిడీలో నీకు కూడా భాగం ఉందని చెప్పి ఆ రోజు ఆరోపించడం ఈ రోజు కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం. కానీ ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలము సొసైటీగా కాకుండా ఈ సొసైటీలో చేస్తే వాళ్ళు అభివృద్ధి చేస్తున్నారని చెప్పి ఈ సంవత్సరము 50% మహిళా సంఘాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారంతా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నారు కనుక భవిష్యత్తులో 50%, 70%, 100% తీసుకెళ్లి రైతులను మేము కాపాడుకుంటామని చెప్పి పాల్గొన్న ప్రజలకు తెలియజేస్తూ మరి దానికి ప్రత్యేక సాక్షులు రైతులే. మరి బాల్కొండ నియోజకవర్గం గతంలో ఏ విధంగా దోపిడీ జరిగిందో మీరందరూ తెలుసు. మరి ఈ ప్రజాపాలన ఏం జరుగుతుందో మీ అందరూ తెలుసు. ఉష్కే మన దాదాపు మన కాన్స్టిట్యున్సీలో కప్పరావు పెద్దవాళ్ళు నడుపున పోతుంటే కూడా ఉష్కే 6,000 రూపాయలకు దోపిడీ చేసారు. కానీ ఆ దోపిడీని అరికడుతూ ఈ ఉష్కే మాఫియాని 1,00,000తో తీసేసి ఈ రోజు 3,000 నుంచి 3,500 రూపాయలనే 3,500 రూపాయలనే
నియోజకవర్గం అంతా కూడా ఉసుకే సప్లై కాబడుతుంది. దాని యొక్క ఉద్దేశం ప్రజలకు తక్కువ ధరకి అందించాలి. ఇప్పటికైనా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మీ దోపిడీ ఎక్కడ ఎన్నికంతంలో భయపడుతూ మా మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏదైనా కూడా భయపడేది లేదు. నువ్వు ఎక్కడ చర్చకు రాకుండా అక్కడికి రా, మేము చర్చ సిద్ధంగా ఉన్నాం, మా పార్టీ సిద్ధంగా ఉన్నది. కానీ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే చూస్తుంటూ ఊరుకో, తప్పక మీరు దాడి జరుగుతాం. ఈ చెంచాలతో మా మీద ఎంత డిస్టర్బ్ చేసినా ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ప్రజాపాలన అందిస్తున్నాం. ప్రజాపాలన ప్రజలందరూ స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నారు. నిజమైన అరువులకి సీఎం అరువులు వస్తున్నాయి. అందరు అరువులకు కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది. పేద ఇల్లు కట్టుకునేటువంటి एड़पली मंडल के जंगमपेट गांव में सरखे की वारदात। सारिक ने घर में दाखिल होते हुए खातून के गले से 2 तोले के मंगलसूत्र का किया सरका। मुतासरीन ने पुलिस में की शिकायत, सारिक फरार। पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। एड़पली मंडल के जंगमपेट गांव में 7वें वार्ड में सरखे की वारदात पेश आई। जंगमपेट गांव में रहने वाला मंगल रवि खानदान गर्मी से बचने के लिए रात को घर के दरवाजे खोलकर सो रहे थे कि नामालूम सारिक घर में दाखिल हुए और खातून के गले से तकरीबन 2 तोले का मंगलसूत्र का सरका किया, जिस पर खातून ने हंगामा किया। शोर मचने पर सारिक फरार हो गए। मुतासरा ने फौरी तौर पर एड़पली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया। జాంగపేట్ గ్రామం ఇంట్లో పండుకున్నాం, అందరం పండుకున్నాగానే 3:30 టైంలో దొంగ వచ్చి మా తలాపు నించుండి అనా మాత్రము కట్ చేసింది కూడా కొంచెం స్లో లేకుండే. అది అనా మాత్రం సైన్ గుంజంగా మాత్రం మెరుపు వచ్చి వెంటనే లేచి గాయ చేసినాం. ఇద్దరు పిల్లలు నేను ఇద్దరం గాయ చేసేవారు. అనా మాత్రం మా మీదకి దాటుకుంటా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 2 तोला मंगलसूत्र में फरार है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना की अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश। एमएलसी के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा इल्जाम। ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की बाजार से मुंतकिली को आसान बनाने और ताजरान को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। एमआईएम की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व नुमाइंदगी। मसाइल के हल के लिए अवाम की प्रजवानी में गौहार। मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर को पेश की नुमाइंदगी। मसाइल की फौरी यकसुई के जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।